कोरियन कल्चर सेंटर में चल रही ग्रुप प्रदर्शनी की, जिसमें भाग लेने वाले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कलाकार इसमें शामिल हैं। इस प्रदर्शनी में विभिन्न माध्यमों से कार्य किया गया है और ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कार्य ही आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भाग लेने वाले कलाकार देवेंद्र शुक्ला जी और उनके साथी जंग ही मोन व प्रमोद कुमार मान, जो इस प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। आइए देखते हैं इस प्रदर्शनी की कुछ झलकियाँ और बात करते हैं इन कलाकारों से, वो अपने कार्य के बारे में क्या कहते हैं और किस तरह के कार्य ये करते हैं। देखते हैं आगे चल के और बातचीत करते हैं। जो कलाकार इस प्रदर्शनी को देखने आए हैं वो तो जानते ही हैं कि कार्य किस तरह का है, और जो कलाकार ना आ सके उनके लिए ये प्रदर्शनी बहुत ही अहमियत रखती है और घर बैठे आप प्रदर्शनी का आनंद ले सकते हैं। इस प्रदर्शनी में कई कलाकार व राइटर, साहित्यकार और कई कला प्रेमी देखने को आए और कई कोरियन कलाकार व कला प्रेमी भी इस प्रदर्शनी में आनंद पूर्व कार्य देखते रहे और कला का अनुभव किया। इस कला प्रदर्शनी में विभिन्न माध्यमों से और विभिन्न मीडियम से कार्य कलाकारों ने किया और कई दिल्ली के महान हस्तियां भी इसमें शिरकत करती नज़र आई और कई कोरियन कलाकार व कला प्रेमी भी प्रदर्शनी में दिखे और उनके अलग अलग नज़रिए से उन्होंने प्रश्न किए और देवेंद्र शुक्ला जी ने बहुत ही सरलता से उन सब के जवाब देने का प्रयत्न किया। आइए जानते हैं कलाकारों से कि वो इस प्रदर्शनी में किस तरह का कार्य किया उन्होंने और किन किन माध्यम व तकनीक का इस्तेमाल किया, और जानते हैं देवेंद्र शुक्ला जी से कि वो क्या कहते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दो टूक सीधी बात प्रोग्राम लेकर एक बार मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, मैं हर बार आप लोगों को जहाँ भी जाता हूँ उस कल्चर से, जहाँ उस रूहानी सूरत से, जहाँ उन कल्चरल प्रोग्राम हो, जहाँ एग्जीबिशन हो, मैं उसको समय समय पर आप लोगों से रूबरू करवाता रहूँ। आज मैं इस वक्त कोरियन आर्ट सेंटर में आया हूँ, जहाँ देवेंद्र शुक्ला जी, जंग ही मून और प्रमोद मान का शो चल रहा है। अभी हमारे साथ देवेंद्र शुक्ला जी मौजूद हैं, जो चित्रकार हैं, जिनका ये शो चल रहा है। उसी से रूबरू करवाते हैं और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जी एग्जीबिशन कब से लगी और इसकी पीछे इनका क्या मकसद था और इनका जो ये कार्य था उसके बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे।
नमस्कार देवेंद्र शुक्ला जी, दो टूक सीधी बात प्रोग्राम में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले आप बताइए कि आपका पूरा नाम क्या है और आपने कब शुरुआत की कला की। बचपन में पीछे ले चलते हैं, जब आप स्कूल में थे तो उस वक्त आपकी क्या मंशा रही कलाकार बनने की, जो जर्नी थी आपकी, और उस वक्त कौन कौन टीचर थे आपके स्कूली टाइम में। मेरा नाम देवेंद्र कुमार शुक्ला है। मैं बेसिकली यूपी से हूँ, लेकिन मेरा जन्म दिल्ली में ही हुआ। अगर हम टीचर की बात करेंगे तो सबसे पहले मेरे जो टीचर हैं वो मेरे अपने पिताजी हैं। वो भी कॉलेज ऑफ आर्ट से पढ़े हुए हैं। और कला मैंने बचपन से शुरू की, मुझे याद भी नहीं, लेकिन मैं बड़ा ही ब्रश और रंगों के साथ हुआ हूँ। स्कूल भी मेरा दिल्ली में ही था। हमारे जो टीचर थे, प्राइमरी स्कूल के जो टीचर थे, वो आर्ट टीचर भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। और मैं 7 साल की उम्र में से ही मैंने ललित कला एकेडमी का एक चिल्ड्रन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन में 7 साल में मैंने फर्स्ट प्राइज़ लिया था। और वो मुझे ले जाते थे, फिर शंकर इंटरनेशनल, जितने भी मैं प्राइजेस में स्कूल के कंपटीशन में गया, मैंने प्राइज़ लिए और मेरे को मतलब प्रोत्साहन मिलता चला गया। और मुझे हमेशा कला करने में मज़ा आता था। देवेंद्र शुक्ला जी, आपने कब आपको लगा कि मुझे चित्रकार ही बनना है और मुझे इसी फील्ड में जाना है, तो आपने आगे की जर्नी कब और कहाँ से शुरू की। जिस समय मैं स्कूल में था उस टाइम लोगों को लगता था कि कला करने से आगे जीविका चलेगी कि नहीं चलेगी। इसी चक्कर में मैंने आर्किटेक्ट बनने का सोचा और मैंने साइंस लिया। पढ़ने में मैं ठीक था, लेकिन जब तक मैं 12वीं क्लास में गया मुझे लगा कि नहीं, कला के बिना मेरा गुजारा नहीं है। और 12वीं के बाद मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन टेस्ट दिया और उसी साल मेरा एडमिशन हो गया। उस वक्त कौन कौन से टीचर थे आपके जिनसे आपको प्रेरणा मिली, जहाँ किन उन महान हस्तियों के बीच में जाके आपको कला सीखने का मौका मिला, जरा संक्षेप में उनके बारे में भी बताइए। उस समय कॉलेज ऑफ आर्ट में एक बहुत ही अच्छा माहौल था। कम स्टूडेंट थे, हम लोग सीनियर से सीखते थे और हम टीचरों से सीखते थे। धीराज चौधरी जी हमारे फाउंडेशन के हेड थे, मिस्टर विजय मोहन जी थे, ओपी शर्मा जी प्रिंसिपल थे, गणेशी लाल खेम जी थे, जगदीश डे, मिस्टर प्रोफेसर जय झरोटिया। तो हम लोग, मैं तो कहूँगा कि बहुत लकी थे। और विदेशों से भी कलाकार आते थे हमें सिखाने के लिए। और सीनियर स्कूल में के एस कुलकर्णी जी थे, पीएन मांगू जी थे, मिस्टर रणबीर सिंह कालेका जी थे। तो मैं तो यही कहूँगा कि इतने महान कलाकारों से आपको सीखने को मिला, बहुत बढ़िया बात थी। उस वक्त माहौल भी अच्छा था। तो बस हम लोग कला करते चले गए। हमारे राजेश मेहरा जी जो टीचर थे, उन्होंने उसको कला को इतना इंटरेस्टिंग बना देते थे कि वो जो बोलते थे हम लोग सुनते चले जाते थे और वही चीज़ों को हम फील करते थे जब आर्ट क्रिएट करते थे। फिर आपने मास्टर डिग्री कहाँ से की और आप विदेश में भी गए हैं, और वहाँ आपने क्या किया, और हमारे जो श्रोता हैं जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं वो देख रहे हैं, उनके आपको जो आपकी जर्नी रही विदेश की उसके बारे में भी जरा संक्षेप में बताइए। तो कॉलेज ऑफ आर्ट से ही मैंने एमएफए भी किया और उसके बाद मैं 4 साल लेक्चरर रहा कॉलेज ऑफ आर्ट में। और उसके बाद मेरी इच्छा थी विदेश में जाने की। और हमारे टीचर थे प्रोफेसर राजीव लोचन जी, जो कि जिन्होंने मुझे एनकरेज किया। मैं जापान स्कॉलरशिप और चाइना स्कॉलरशिप में भरा था मैंने, लेकिन प्रोफेसर राजीव लोचन जी ने बोला अगर तुम्हें कुछ सीखना है तो चाइना जाओ, क्योंकि वहाँ पे बहुत कुछ है। हाँ, वहाँ पे पैसा नहीं है लेकिन सीखने के लिए है। और मैं चाइना चला गया। मैं 3 साल चाइना में रहा और चाइना में मैं एग्जीबिशन हमेशा करता रहा। और जब भी मेरी पेंटिंग बिकी मैं बस एक एयर टिकट लेकर दूसरी कंट्री में चला जाता था। करीब 25-30 देशों में घूमा मैं चाइना से। फिर मेरे को जॉब मिली फिनलैंड में और मैं यूरोप में चला गया, जो वहाँ के एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट में। यूरोप से मैंने सारा यूरोप घूमा फिनलैंड से।
और वहाँ पे मैंने एक सी एग्जीबिशन देखी, प्रोफेसर से मिले, नए नए आर्टिस्टों से मिले, परिचय हुआ। हर म्यूज़ियम देखता था मैं, और बस ज़िंदगी में काम ही यही था, नए आर्टिस्टों से मिलना, म्यूज़ियम देखना, सीखना, पैदल चलना। तो वो मेरा जो एक टाइम था करीब 4-5 सालों का विदेश में, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग जर्नी। आपने कोरियन जो पेंटिंग थी उसके बारे में टेक्निक भी आपने सीखी। आपने पहले कुछ दिन पहले आपसे बातचीत हुई थी, उसमें आपने बताया था कि मैंने ये जो ट्रेडिशनल था उनका, वो भी उसकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी वो भी आपने सीखी, और कहाँ से सीखी, और कि उस वक्त आपके कौन गुरु थे वहाँ के, उनके बारे में थोड़ा बताइए। चाइना में प्रोफेसर चांग शी यान, जो एक वहाँ के बहुत फेमस प्रोफेसर थे, वो मेरे टीचर थे। और शुरू में मैंने ओरिएंटल आर्ट लिया, लेकिन मुझे उसमें उतना मज़ा नहीं आया, तो मैंने म्यूरल डिपार्टमेंट ज्वाइन किया श्री चांग शी यांग जी के अंडर में। और उन्होंने मुझे लेकर पेंटिंग सिखाया, और उन्होंने मुझे बताया कि मैं पहला इंडियन आर्टिस्ट हूँ जिन्होंने कि ये ट्रेडिशनल लेकर पेंटिंग सीखी। और चाइना टीवी ने मेरे ऊपर एक फिल्म भी बनाई मेरे लाइफ के ऊपर। और मुझे चाइना में बहुत नई चीज़ सीखने को मिली। मैंने सेरामिक सीखा, बड़े म्यूरल कैसे बनाने हैं, पेंटिंग कैसे बनानी है। तो चाइना एक ऐसा कंट्री था जहाँ पे कि कुछ अंत नहीं था सीखने का, और वहाँ का ट्रेडिशनल आर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बस नए टीचरों से मिलना, कॉलेज में भी हम लोग हर तरह का टूर करते थे। ओरिएंटल पेंटिंग भी सीखा मैंने, कैलीग्राफी भी सीखा। जो मुझे मौका मिला सीखता चला गया, और लोगों से मिला मैं। देवेंद्र शुक्ला जी, आप किस विषय को लेके अपना कार्य करते रहे, और कौन कौन सा माध्यम व तकनीक उसमें इस्तेमाल करते हैं, जरा संक्षेप में बताइए। असल में मैं पेंटिंग पहले सोच के करता था, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि सोचने में मेरी ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं होती, तो मैंने सबकॉन्शियस से काम करना शुरू किया। और फिर मेरे को लगा कि पेंटिंग एक मेरे लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आध्यात्मिक तजुर्बा है। और उसमें मेरे सपने, मेरी इच्छाएं, और जो फॉर्म मेरे को नज़र आते थे कैनवस पे, उसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। ह्यूमन स्टडी मेरा हमेशा से एक क्रेज़ रहा है कि ह्यूमन कैसे एक्शन करता है, ह्यूमन कैसे दौड़ता है, डांस करता है। तो पहले मैं लाइफ स्टडी बहुत किया कॉलेज टाइम में, उसके बाद ये ह्यूमन स्टडी मेरे कैनवसेस में आने लग गया एक अपने क्रिएटिव फॉर्म से। तो शुरू में मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप को लेके ह्यूमन फिगर को मॉडिफाई करता था, लेकिन इस शो में ह्यूमन फिगर इतना ज़्यादा आने लगा, और मैंने उसको सिंप्लीफाई किया और उसको स्टाइलाइज किया, और मैंने मज़ा लिया। तो हर पेंटिंग में ह्यूमन अलग अलग एक्शन में आता गया, और उसका जो रिलेशन था कॉस्मोस के साथ, क्योंकि जैसे हमारे इंडियन फिलॉसफी में बोलते हैं कि इस आदमी का ग्रह ठीक नहीं है, इस आदमी के ग्रह अच्छे हैं। तो ग्रह क्या है, उसको मैं डेप्थ में गया और उसको समझने की कोशिश की, और मुझे लगा कि वाकई में जो प्लैनेट है, जो 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 नेचर है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ह्यूमन की लाइफ पे। और उस इम्पैक्ट को जब मैं समझने लगा, तो मुझे लगा कि वाकई में नेचर, एनिमल्स, इंसेक्ट्स और ह्यूमन, इतना बढ़िया रिलेशन है उसके बीच में। और वो कलर जो मेरे माइंड से या मेरे दिल से आए, जो मेरी आत्मा से आए, उसको बस खेलता चला गया मैं। आइए देखते हैं इन कलाकारों के द्वारा बनाए गए कार्य की कुछ झलकियाँ इस तरह हैं। सबसे पहले प्रमोद कुमार मान, जो दिल्ली के ही सीनियर कलाकार हैं, जो ललित कला अकेडमी और कला धाम में अपना कार्य कर रहे हैं। इनके ज़्यादातर कार्य ब्रॉन्ज और ब्लैक मार्बल में है। जी ज़्यादातर कार्य इनका सेमी रियलिस्टिक और फॉर्म को लेके ये फिगर क्रिएट करते हैं। इनके कार्य में टेक्सचर, लय, ताल, फॉर्म, इन सब चीज़ों का इन्होंने बहुत ही अपने अनुभवी ढंग से किया हुआ है। दूसरी कलाकार हैं जंग ही मुन। इनके द्वारा बनाए गए चित्र ज़्यादातर मूर्त व मूर्तन कला से प्रभावित हैं।
और इन्होंने ज़्यादातर कार्य एक्सपेरिमेंट ही किया है, जिसमें पेपर मैशी व कोरियन टेक्निक का इन्होंने ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और इनके कार्य में ज़्यादातर कोरियन कल्चर से मिलते जुलते कुछ कार्य इन्होंने वहीं से एलिमेंट लेके अपना कार्य किया हुआ है। ज़्यादातर कार्य इनके उसी पे अपने कल्चर पे ही आधारित हैं। जी बेसिकली कोरिया की ही रहने वाली हैं और अब वह कई वर्षों से इंडिया में ही रहकर अपना कार्य कर रही हैं। इनके द्वारा बनाए गए चित्रों की कुछ आगे जाके हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देवेंद्र शुक्ला जी जो आपकी कोरियन आर्ट सेंटर में एग्जीबिशन चल रही है जी, क्या आपकी मंशा रही जहां लगाने में, और किस मीडियम में और कौन कौन सी टेक्निक इसमें इस्तेमाल की, और इनके टाइटल क्या थे, सब्जेक्ट मैटर आपका क्या था, ज़रा इसके बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो इस एग्जीबिशन में ह्यूमन का रिलेशन कॉस्मोस के साथ, ये मेरा एक मेंटल स्टेज था जो कि मेरे हर कैनवस पे आता गया। अब ये जो मेरी पेंटिंग है इसका टाइटल है डायनेमिक मूव, और इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स है, ह्यूमन फिगर एक्शन में है, कुछ हिडन है, कुछ क्लियर है, और बहुत सारे रंगों से, टोन से, टेक्सचर से मैंने एक कंपोजिशन के साथ खेला हूँ। इस पेंटिंग को कई बार बनाया, कई बार चेंज किया, और इसके अंदर बहुत सारी लेयर देखने को मिलती है। और मेरी पेंटिंग के अंदर एक रहस्य क्रिएट होता है, और उस रहस्य को मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ। तो जिस तरह से इस कैनवास के अंदर मैंने टेक्सचर किए और ह्यूमन शेप्स जो क्लियर है, अनक्लियर है, उसी तरह से मेरे दूसरे कैनवसेस हैं। ये मेरा एक छोटा कैनवस है जिसमें कि मैंने मिडल टोन और डार्क टोन को ज़्यादा यूज़ किया है, और बहुत सारे शेप्स हैं जिसमें कि हम फिगर्स को देखते जाएंगे, वो दिखता जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शेप्स को मैं बनाता हूँ और उसको मिटा देता हूँ या उसको फेड कर देता हूँ। तो वो जो फेडेड फिगर है या टोन टेक्सचर है, जो कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स है, वो सब निकल के आता है। लेकिन एक जो मूवमेंट है और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस है, जिसको मैं बोलता हूँ ब्रीदिंग स्पेस, तो ब्रीदिंग स्पेस का और मूवमेंट का टेक्सचर का जो खेल है वो मेरे पेंटिंग में एक खेल होता है, और उस खेल कोई कलर्स के साथ, शेप के साथ मैं खेलता हूँ और उसको मैं एंजॉय करता हूँ। और कलर्स भी ऐसे होते हैं कि जो कलर्स को पहले ब्राइट करना, फिर लाइट करना, फिर टोन्स में टेक्सचर क्रिएट करना, मैं एक प्रोसेस को ही एंजॉय करता हूँ। मेरी पेंटिंग में मैं वेट नहीं करता कि फिनिश कब होगी, उसको मिटाना, फिर से बनाना, फिर से चेंज करना, फिर से पूरा मिटा देना, ये जो एक प्रोसेस है वो मेरे लिए एक आर्ट है, और उसी से मेरे को कुछ निकल के आता है। और वो एक पेंटिंग मेरी आत्मा का एक दर्पण है। मैं अपनी आत्मा को अपनी पेंटिंग में देखता हूँ, और ये पेंटिंग मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी जनरेट करती है कि अगर मैं पेंटिंग कर रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आती, मुझे पता नहीं चलता कि मुझे भूख लगा है, तो वो पेंटिंग मेरे लिए एनर्जी है, एनर्जी मुझे देता है। जो भी मेरे पास कैनवस है, कभी कभी मैं 3-4 कैनवस एक साथ स्टार्ट कर देता हूँ, तो हर मेंटल स्टेज पेंटिंग में कैप्चर होता है। अब अगर ये पेंटिंग देखें तो इसके अंदर बहुत सारी आपने एलिमेंट इनमें यूज किए हैं, बहुत सारी फिगर, बहुत सारे कलरों का वाइब्रेंट कलर भी है और वायलेंट कलर भी हैं। आपने बहुत सारे अलग अलग कलरों में खेला, इसके पीछे आपका क्या रीज़न था? आपने ओवरलैपिंग किया, कहीं फिगर को आगे किया, कहीं पीछे किया, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो स्पेस तब क्रिएट होता है जबकि हम कोई फिगर्स को दूर ले जाते हैं, कोई फिगर को पास ले जाते हैं, किसी में बहुत ज़्यादा डिटेल डालते हैं। कलर्स मैं दिमाग से नहीं प्रयोग कर सकता, कलर्स अपने आप आते हैं। मेरे पास सारे कलर्स, जितने कलर्स होते हैं, सब खुले होते हैं, और हर पेंटिंग एक कलर का, एक टेक्सचर का डिमांड करती है। तो पेंटिंग अपने आप में ही बोलती है कि अब उस पेंटिंग को क्या चाहिए,
और वो पेंटिंग बनती चली जाती है। जब मैं पेंटिंग स्टार्ट करता हूँ, मेरा लेआउट एक स्टार्टिंग पॉइंट ही होता है, उसके बाद वो पेंटिंग किस तरफ चलती है वो मेरे लिए एक बहुत रहस्यमय स्टोरी है। ये बहुत बड़ी पेंटिंग है आपने, और सबसे बड़ी पेंटिंग है इस शो में, इसके बारे में ज़रा संक्षिप्त में बताइए। ये पेंटिंग का साइज़ है 14 फीट बाई 5 फीट है, और ये पेंटिंग मैंने कोरोना के टाइम पे शुरू की थी। जब कोरोना में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही थी, तो उस टाइम वो सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस में आता चला गया। तो सबसे पहले टेक्सचर से आए और मैंने छोटे छोटे फिगर्स बनाए, और एक जो भयानक वाला एक फीलिंग था मेरे मन में, वो मेरी पेंटिंग में आया। और धीरे धीरे जब सिचुएशन ठीक हो गई, तो उसके बाद एक पॉजिटिव एनर्जी इसके अंदर आई। तो कुछ कुछ चीज़ों को मैंने मिटा दिया, कुछ चीज़ों को रखा, कुछ जगह पे मैंने डिटेल डाला, किसी जगह मैंने सिंप्लीफाई किया। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी मूवमेंट है, और हम फिगर्स और टोन और टेक्सचर को देखते चले जाते हैं। एक बड़ी फिगर है और छोटी फिगर्स हैं, एनिमल शेप्स हैं, तो कई तरह की एनिमल है इसमें शेप्स हैं। तो देवेंद्र शुक्ला जी, जब आप काम करते हैं जी, कहाँ पर आपने सारा काम किया? अपना स्टूडियो में, आपके कलाधाम में भी है स्टूडियो, आप ललित कला अकेडमी डिजनल सेंटर गढ़ी में भी काम करते हैं, तो आप जॉब भी करते हैं, सबको मिला के आप कैसे समय निकालते हैं? हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनके बताइए कि आप लगातार शो भी करते हैं, लगातार काम भी करते हैं, और किन किन जगहों पे आप कैसे काम करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं उसको? मेरे लिए आर्ट ही मेरे को एनर्जी देता है। जब मैं जॉब में होता हूँ तो मैं बच्चों को जब सिखाता हूँ, वैसे मैं सीनियर स्कूल लेता हूँ, और जो बच्चे हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो बच्चों को इस तरह से सिखाना कि बच्चे अपने आप को सच्चाई से एक्सप्रेस कर सकें, और बच्चे जब एक्सप्रेस करते हैं तो मुझे भी एनर्जी मिलती है। तो बच्चों को, और ड्राइंग मैं हमेशा करता हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, चाहे मैं अपने स्टूडियो में हूँ, चाहे अपने घर में हूँ, स्केच बुक मेरे पास हमेशा होती है। और जो मेरा स्केच बुक है, जो मेरे स्केचेस है, वही मेरे लिए एक सोर्स है। और जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं कैनवस का टाइम मिलता है, मैं कैनवस में शुरू हो जाता हूँ। ये पेंटिंग्स मिस चांगी मुन की है, जो एक दूसरी आर्टिस्ट है, और मैं अपनी वाइफ से आर्ट कॉलेज में ही मिला चाइना में। और मेरी वाइफ बहुत सिंसियर आर्टिस्ट है। पहले वो ओरिएंटल आर्ट में पेंटिंग करती थी, उसके बाद उसका काम काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट भी हो गया। इंडिया जब वो आई, अभी पिछले 20-22 सालों से वो इंडिया में है, इंडियन एनवायरनमेंट, इंडियन कलर, इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस हुआ, और उसके कामों के अंदर कोरियन ट्रेडिशनल प्लस जो उसका एक अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस है वो भी आया। बहुत एकेडमिक काम करती थी वो, और अभी भी उसके काम के अंदर उसका जो एकेडमिक स्किल है वो बहुत क्लियर नज़र आता है। उसने नेचर में बहुत अच्छे से स्टडी किया है, और उसका ह्यूमन फिगर का स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छा है। तो इनका जो कलर पैलेट है वो कोरियन ट्रेडिशनल आर्ट की तरह है। इसमें कुछ उन्होंने ट्रेडिशनल इमेज भी यूज़ किया है, और कुछ कलरों से और कुछ फॉर्म से भी इन्होंने काम किया है। ये जो एक पेंटिंग है, यहाँ पे इन्होंने कुछ कोरियन ट्रेडिशनल चीज़ों का मोल्ड लिया है पेपर मैशी में, और कुछ डेकोरेटिव क्वालिटी और सिंप्लीफाइड कलर से और सिल्वर फॉइल्स, गोल्डन फॉइल से इन्होंने काम किया है कोलाज करके। ये जो पेंटिंग है, इसमें इन्होंने ट्रेडिशनल वॉश पेंटिंग का यूज़ किया है, और राइस पेपर को लगाया है कैनवस के साथ। और ये इनका ट्रेडिशनल कोरियन बिल्डिंग है, और वहाँ के बर्ड्स हैं, तो उसको एक एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग बनाई है, प्लस उसके अंदर जो इनका ब्रश का रेंडरिंग है, तो इनके ब्रश को स्ट्रोक्स चलाने का इनका एक स्ट्रेंथ है, जो कि इनको अपने देश के ट्रेडिशन से मिला है। और ये पेंटिंग काफ़ी एब्स्ट्रैक्ट है, जिसमें कि इन्होंने राइस पेपर से कुछ कोलाज किया है और कलर वॉश करके टेक्सचर लिया है। बहुत सारे केमिकल्स और बहुत सारी ट्रेडिशनल चीज़ों को वो यूज़ करती है जब पेंटिंग करती है, लेकिन उसका कंपोजिशन सेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसकी कलर पैलेट अलग तरह की है। दोस्तों, ये था जन ही मौन का कार्य जो देवेंद्र शुक्ला जी ने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया उसके बारे में। और अभी जानते हैं कि ये लगातार काम कर रहे हैं। एक इनकी इंस्टॉलेशन है, अभी
वहीं पे ले चलते हैं आपको और देखते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। देवेंद्र शुक्ला जी, अभी एक कार्य और है आपका, इसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए। ये एक एक्रिलिक में पेंटिंग है और एक सिंपल कंपोजिशन है, 2-3 ह्यूमन फिगर्स हैं और कुछ और इमेजेस का ओवरलैप है और टोन और टेक्सचर का ओवरलैप है। और ये कुछ मेरी ड्राइंग्स है जो कि मैं हमेशा करता हूँ। तो इसमें ये पेंसिल ड्राइंग है, ये पेंसिल ड्राइंग के साथ एक्रिलिक किया है और इसमें मेरे को बहुत सारी इमेजेस, अगर आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारी हिडन इमेजेस हैं और सिंप्लीफाइड एब्स्ट्रैक्ट शेप्स है जो कि ह्यूमन, एनिमल या किसी भी सामान से, किसी भी वस्तु से या लैंडस्केप से मिल के बनी हुई होती है। और ये ड्राइंग करते करते ही मेरे को पेंटिंग करने का इंस्पिरेशन मिलता है। तो ड्राइंग मेरे लिए एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है जो कि मेरे को पेंटिंग के लिए मजबूर करता है, प्रेरित करता है मेरे को। जी, एक कार्य और है, ये मिस चांगी मुन का काम है। तो इसमें क्योंकि हमेशा से नेचर पे काम किया है उन्होंने, तो इसमें एक बर्ड्स और नेचर का एक फीलिंग है और उसको उन्होंने कंपोज किया है। कुछ इसमें एनिमल शेप भी डाला हुआ है। देवेंद्र शुक्ला जी, थोड़ा आगे चलते हैं। आपने एक इंस्टॉलेशन भी की है, उसके बारे में ज़रा संक्षेप में बताइए और हमारे दर्शकों को बताइए कि इंस्टॉलेशन का मन में क्या आइडिया आया और आपने क्या सोच के किया। इस इंस्टॉलेशन का टाइटल है रिदमिक वाइब्रेशन। रिदमिक वाइब्रेशन इस इंस्टॉलेशन का टाइटल है। मुझे कौन से मीडियम में आया और क्या सोच के आपने बनाया और इसमें क्या क्या दर्शाना चाहते हैं आप, ज़रा संक्षेप में बताइए। तो इस इंस्टॉलेशन का मेन आइडिया मेरे स्केचेस से आया। तो इसके अंदर एक मैंने वीडियो कंपोज किया है जो कि मेरी स्केचबुक में से निकली हुई कुछ ड्राइंग्स है और वही ड्राइंग्स मेरा एक एक्सपीरियंस है। तो जब मैंने सोचा कि इस डार्क रूम को मुझे इंस्टॉलेशन करना है तो मैं बिल्कुल ब्लैंक माइंड से इसमें आया और ये सारे इमेजेस मैंने इस गैलरी में ही बनाए हैं। तो ये एक्रिलिक शीट्स के कुछ एब्स्ट्रैक्ट शेप काट के मैंने इसमें अलग अलग इमेज अपने सबकॉन्शियस माइंड से बनाए और उसका शेडो हमारे वाइट वॉल पे आ रहा है। तो ये जो भी फॉर्म मैंने एक साथ कंपोज किया है या जो ड्राइंग बनाई है वो मेरा कैनवस एक वॉल है जो कि शेडो मेरे लिए आर्ट है। और कुछ मैंने नीचे आपने ये कौन से मीडियम में किया है? ये मेरी स्केचबुक की ड्राइंग है जिसको कि मेटल वायर से वेल्ड करके बनाया गया है और एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग है, लेकिन इसके अंदर हम देखेंगे तो बहुत सारे ह्यूमन फॉर्म्स, हाथ, बिल्डिंग
या एनिमल शेप नज़र आते हैं, लेकिन उसको हमने सिंप्लीफाई करके बनाया है और इसको मैंने एक मिरर इमेज के ऊपर रखा है, जिससे कि इस ड्राइंग की इमेज भी वॉल पे शेडो आ रही है। तो ये पूरा कंपोजिशन जो है वो एक मेरे अंदर की वाइब्रेशंस और इसको मैंने बहुत ही सबकॉन्शियस माइंड से बनाया है, इसमें ज़्यादा मैंने सोचा नहीं है, ना ही मैंने इसके अंदर कोई बड़ा थॉट प्रोसेस डाला हुआ है। तो एक बच्चों जैसी इमेज इसके अंदर आई है, इसके अंदर एक्रिलिक शीट्स का रिफ्लेक्शंस आया है, इसमें नीचे भी इंस्पिरेशन नज़र आता है, दीवार पे भी दिखता है, और इस रूम में एक फ्रंट पे भी मैंने ये अपनी ड्राइंग को मेटल वायर में वेल्ड करके डाला हुआ है। एक पेंटिंग जो कि बहुत लाइट कलर में है, तो ये एक कॉम्बिनेशन लाइट का, एक्रिलिक शीट का, कलर्स का और फॉर्म का। तो इस डार्क रूम में मैंने इन सब चीज़ों को एक साथ प्ले किया है और ये एक दूसरे को जो हम ओवरलैप करके देखते हैं तो हमेशा जैसे जैसे हम मूव करते हैं वैसे वैसे हमें एक नए कॉम्बिनेशन दिखते हैं। तो जैसे कैनवस के अंदर एक लिमिटेशन है कि आप एक पेंटिंग बना देते हो और उसी पेंटिंग को बार बार दिखता है, लेकिन ये एक मूविंग कैनवस है। तो अगर हम इस तरफ से उस तरफ जाएंगे तो आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन, अलग अलग फॉर्म दिखते चले जाएंगे। कहीं पे मैंने बहुत बहुत छोटे से फिगर भी डाल दिए हैं, कहीं पे बड़ी फिगर डाली है, कहीं पे एकदम सिंपलीफाइड शेप डाले हैं, कहीं पे वायर की ड्राइंग्स हैं। तो इन सब शेप्स को मैंने फील किया है। कहीं पे बहुत डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, जैसे इसके लेग्स बहुत लंबे हो गए, या दो फिगर आपस में खेल रही है, या एक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है, या कोई एनिमल शेप है, या फिर रोप है। तो इस तरह से जो भी इमेज मेरे कॉन्शियस से आता गया, तो मैं कलर्स और टेक्सचर को कंबाइन करके बनाता तो इधर आपने एक वीडियो इंस्टॉलेशन चला रहे हैं जी, क्या है इसके बारे में विजन? तो ये मेरा एक स्केच बुक है। स्केच बुक में से सारे इमेजेस को लेके इसको एक एनिमेशन स्टाइल में इसको, तो जो इसके ड्राइंग्स का ओवरलैप, मूवमेंट, साउंड और जो रिदम है वो भी इस इंस्टॉलेशन के रिलेशन में है। तो जब इस इंस्टॉलेशन पे मैं काम कर रहा था तो मैंने इस वीडियो को भी चला के रखा, क्योंकि मेरे को एक एक्सपीरियंस करना था कि इस पूरे कमरे में एक मेरी ड्राइंग, मेरा कलर, मेरे फॉर्म, शेडोज, लाइट, ये सब किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो उसको मैंने यहीं पे बना के उसको फील किया, उसको एंजॉय किया। देवेंद्र शुक्ला जी, ये शो आपका कब तक चलेगा और उसके बारे में ज़रा बताइए। ये शो हमारा 13 दिसंबर 2023 को शुरू हुआ था और अभी इस शो को कल तक ये शो खुला हुआ है, फरवरी तक। और अगर कोई आसपास में है तो आके इस शो को देख सकते हैं।
नई पीढ़ी को मैं ये बोलना चाहूँगा कि अपनी कला के साथ एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशन रखें, उसके साथ सच्चाई ज़रूरी है। और सच्चाई का मतलब ये है कि आपकी जो भी फीलिंग्स है, आप जो भी बनाना चाहते हैं, उसको दिल से बनाइए, मन लगा के कीजिए। अगर आप दिल से कुछ भी करेंगे वो अच्छा होगा। और आज अगर लोगों को समझ में नहीं आएगा तो कुछ दिनों के बाद समझ में आएगा, और समझ में आए या ना आए, आपको अपने कला के साथ न्याय करना है। आप एक्सपीरियंस कीजिए, उसको एक्सप्रेस कीजिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि कला एक खेल है। ये एक बहुत ही आनंदमयी एक्सपीरियंस है, और उस आनंद को लेके आप जो कुछ भी बनाओगे वो अच्छा ही बनेगा, और आपको मज़ा आना चाहिए। और कला का अंत नहीं होता, प्रोसेस ही इंजॉयमेंट है। कभी कभी हम प्रोसेस से ऊब जाते हैं कि ये रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया। रिज़ल्ट की चिंता मत कीजिए, क्योंकि रिज़ल्ट आज नहीं आएगा तो कल आएगा, लेकिन आप प्रोसेस को एंजॉय करते रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, ये थे आज के मेहमान देविंदर शुक्ला जी, जो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं और लगातार शो करते रहते हैं। और आप कभी भी कोरियन आर्ट सेंटर में आकर इनका शो देख सकते हैं। ये ग्रुप शो है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये 3 लोगों का इंडिविजुअल शो है। तीनों ने बहुत ही लगन और मेहनत के साथ ये कार्य किया है। आप समय निकाल कर जरूर देखने आए कोरियन आर्ट सेंटर में। दोस्तों, अगली बार मैं फिर मिलूँगा किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ। देविंदर शुक्ला जी, धन्यवाद आपका। आपने अपना कीमती समय हमें दिया और कला की चर्चा हुई, कला के बारे में जाना और आपके बारे में जाना। धन्यवाद। धन्यवाद देवी जी। दोस्तों, अगली बार फिर मिलूँगा मैं किसी नई कड़ी में नए कलाकार के साथ। तब तक देवीदास खत्री को दे इजाज़त। वंदे मातरम, भारत माता की जय।